नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। क्या है बांस के चमत्कारी उपाय, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है बांस के चमत्कारी उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से बांस का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 पौष मास चल रहा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है। आज नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है वरियान और करण है कौलम। और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असुविधा भी आएगी, कठिनाई भी आएगी। और जब आप निर्णय ले लेंगे तो आप अंदर अंदर कहीं ये महसूस करेंगे कि शायद आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई गलत निर्णय ले लिया। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। आपको इतना चिंतित, इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना है। हो सकता है आप जैसा सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में वैसा बिल्कुल भी ना हो, तो पहले से कोई धारणा मत बनाइए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और अब बारी है वृषभ राशि की, जानेंगे वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को जान सकेंगे, पहचान पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे। आपने किसी व्यक्ति से सच छुपा करके रखा हुआ है। आपको ये समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना ही स्वयं आप समस्याओं में घिरते जाएंगे। तो उचित समय देख करके आपको अपने मन की भावनाएं, जो भी बातें आपके मन में हैं, उनके सामने व्यक्त कर देनी चाहिए। और इस लिहाज से आज का दिन बहुत शुभ है। ओम बीजापूर फलाशक्ताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है। अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। और अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, जानेंगे क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है आपके साथ। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से अपनी भावनाएं छिपा करके आपको रखना नहीं चाहिए। आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको आज की तिथि में दैवीय कृपा प्राप्त होगी, जिससे आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से शुभता के साथ संपादित कर सकते हैं। आज किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। और अब बात करेंगे कर्क राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आप ऐसा कहीं ना कहीं से महसूस करते हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके किसी कृत्य के कारण, आपके किसी क्रियाकलाप के कारण किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख या नुकसान पहुंचा है, आपके किसी बात से, आपके किसी तरीके से, तो आज की तिथि में आपको अपने लिए क्षमा मांगने से, माफ़ी मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आज आपको कुछ असहजता, कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए आज आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, एकदम सीधे तरीके पे कहा जाए तो आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। ओम प्रसन्नात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज के दिनचर्या की अशुभता को आप दूर कर सकते हैं। आज कार्य में आ रही रुकावट से आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं, दिमाग का उपयोग करना चाहिए। भावनात्मक स्तर में या भावना के आवेग में आकर के कोई निर्णय न करें।
आज छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने का दिन है। अगर हर बात पर आप नाराज होने लगेंगे तो आप ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि आपके सारे करीबी आपसे दूर हो जाएं और आप अकेले रह जाएं। तो ऐसा करने से बचना है। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध यदि कोई आता है तो उससे मन को निराश मत करिए। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है, कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। तो आचार्य जी क्या कहते हैं इनके सितारे? जी, कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कह पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से करना चाहते थे, लेकिन आपको उचित अवसर नहीं मिल रहा था, एक सही मौका नहीं मिल रहा था। आपने किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, खासतौर पर अपने व्यापारिक निर्णय, अपने कार्यक्षेत्र में अपने सारे निर्णय आपको अपने पास रखने चाहिए। किसी के ऊपर विश्वास करके उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा पहले से मत बनाइए। और फिलहाल कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजेंद्र जी से, जो कि बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण दें। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। गुरु जी 2016 में मेरी शनि की महादशा शुरू होनी है। जी। तो शनि मेरे कुंडली में कैसा है और अभी से क्या उपाय करूं कि वो दशा मेरे लिए बहुत बढ़िया रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये शनि का एक नकारात्मक पहलू यही है, या यूं कहें कि शनिदेव के बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर दिया गया है कि हर व्यक्ति दशा आने के पहले ही चिंतित हो जाता है और वर्तमान समय जो अच्छा चल रहा होता है उसका लाभ नहीं ले पाता। तो आपकी कुंडली में 24 फरवरी 2016 अभी से लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, 2 साल का समय बचा हुआ है। मेरा मानना ये होगा कि वर्तमान समय में यदि आप जो अभी दशा है बृहस्पति की, यदि उसका लाभ लेने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में जो है वह पंचम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव अपने आप में ज्ञान, संतान और सुख का भाव होता है, संतान सुख का और ज्ञान के द्वारा लिए गए जो भी आपके सुख हैं उसका स्थान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु की आराधना करें। और बृहस्पति की महादशा में जो राहु की अंतर्दशा है, यदि आपकी चिंता को देखते हुए भगवान बृहस्पति की आराधना के साथ साथ आप हनुमान जी की आराधना करें तो राहु और शनि दोनों के दुष्प्रभाव को आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि 1 पाठ हनुमान चालीसा, 1 पाठ बजरंग बाण और 1 पाठ हनुमानाष्टक, इन तीनों का एक सेट है। अगर इस सेट को आप लगातार पाठ करते हैं, अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो निश्चित ही चाहे वह राहु की दशा हो या शनि का प्रभाव हो, इस 2 साल के समय में आप स्वयं को पहले से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आरंभ हो। और इस वक्त देहरादून से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म तिथि, स्थान और समय जरूर बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमारे बेटे का बेटा हुआ था, वो 31 जुलाई 2013 को दिन में 3 बजे, ठीक 3 बजे देहरादून है उसका जन्म स्थान, दिन बुधवार है। और पंडित जी वो जब से हुआ है, होने के 2 महीने बाद इतना बीमार रहा कि 5-6 दिन उसको आईसीयू में रहना पड़ा बच्चे को। और पंडित जी उसके अभी किसी ने बताया कि ग्रह उसके ठीक नहीं है, कोई काल सर्पयोग बताया है किसी ने। तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उस बच्चे के ग्रह कैसे, और अभी भी वो बीमार से ही रहता है? जी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, किसी भी जातक के लिए ग्रहों की दशा का सही समय पर सही दशा का मिलना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस जातक का जब जन्म हुआ तो महादशा चल रही थी सूर्य की और अंतर्दशा थी शनि की। हम लोग पौराणिक मान्यताओं में, कथाओं में लगातार ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं अपने गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा या तमाम टीवी चैनलों पे आ रहे कार्यक्रमों के द्वारा कि सूर्य और शनि का जो संबंध है वो आपस में बहुत अच्छा नहीं है। यूं तो सूर्यदेव जो हैं वह शनि के पिता हैं, लेकिन शनिदेव उनको अपने पिता के तौर पर मानते नहीं हैं। वह ये नहीं विश्वास करते कि मेरे पिता हैं। इस कारण से दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास, बहुत तनाव की स्थिति होती है और यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए और ज़्यादा विध्वंसक हो जाती है जब किसी जातक की कुंडली में ये स्थिति बन जाए।
अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दशा में आ जाए। जिस समय इस जातक का जन्म हुआ उस समय शनिदेव निश्चित तौर पे उच्च चुके हैं और शनिदेव के साथ शनि के तुला राशि में होने के साथ साथ राहु की भी वहाँ पे मौजूदगी है, राहु की भी स्थिति है। और निश्चित तौर पे आपको जिसने बताया ये बात ठीक बताई है कि कालसर्प योग बन रहा है, लेकिन कालसर्प योग से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा भयानक ये शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक संबंध है दशा का, ये बहुत ज़्यादा घातक है इस बच्चे के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होगा कि तत्काल प्रभाव से सूर्य और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। कुछ मंत्र महामृत्युंजय के यदि आप जाप करा देते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ इस बच्चे को हो जाएगा और आने वाला जीवन भी इसका बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे प्रदीप जी से, जो कि लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण दें। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे यहाँ भैया हुआ था 25 तारीख को, 25/3/2013 जी। तब से मैं पैसे को लेकर परेशान रहता हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे उसका जन्म का समय भी बताएं। 11:45 पे हुआ था। दिन का या रात का? रात में। जी जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में, क्षमा करें, शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और निश्चित तौर पे जो संयोग बन रहा है शुक्र का, वह इस बच्चे के लिए, इस जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये मारक प्रभाव लेकर के आया है और ये आपके लिए भी बहुत शुभ नहीं होगा क्योंकि ये व्यय को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। शुक्र जो है सप्तम और 12वें यानी 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव जिसको हम लोग व्यय भाव कहते हैं और सप्तम भाव जो, अगर इन दोनों की दशा किसी जातक को एक साथ मिल जाए तो इसे मार्केश माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि अगर ऐसी अवस्था में शुक्र और बृहस्पति, जिन्हें सौम्य ग्रह माना गया है, अगर ये मारक अवस्था में आ जाए तो जितने मारक ग्रह हैं उनसे ज़्यादा प्रभावशाली मारक ये हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे मैं मान सकता हूँ आपके लिए नुकसान, क्षति की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी। आपके लिए भी आवश्यकता यही है, सुझाव यही है कि शुक्र और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप कराया जाए। देखिए एक बात समझने का प्रयास करिए, वैदिक मंत्रों के जाप से अगर आप ग्रहों की शांति कराते हैं तो मैं, आपने अक्सर देखा होगा, मैं रत्न धारण कम बताता हूँ और वैदिक मंत्रों का जाप सबसे ज़्यादा बताता हूँ। उसका कारण ये है कि वैदिक मंत्रों के द्वारा जो ग्रहों की शांति होती है वो बहुत लंबे समय तक कारगर होती है और वही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी है। आप छोटे मोटे टोटके करके निश्चित तौर पे थोड़ा सा समय जरूर ले सकते हैं, 2-4 दिन आप समस्या को टाल सकते हैं, लेकिन समस्या से मुक्ति नहीं पा सकते जब तक आप उसका पूरा निदान ना करें। तो पूरा निदान कैसे होगा? पूरा निदान वैदिक मंत्रों के जाप कराने से, ग्रहों की शांति करा लेने से ही होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। और इस वक्त काशीपुर से बलवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, आप अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण जरूर दें। बलवंत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना जन्म विवरण दें और समस्या बताएं। हाँ जी, जन्म स्थान का वो तो पता नहीं। हाँ जी 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 बताइए। हाँ जी। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जब कभी भी आप हमसे बातचीत करें तो कृपया अपने टेलीविजन की वॉल्यूम आप बंद रखें और फोन पर ही हमसे बातचीत करें। बहरहाल फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब हम वापस लौटेंगे तो आचार्य जी से जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का हाल और साथ ही साथ आज का खास महाउपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, तो चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप जो है रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आप किसी को पैसा उधार देते हैं या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है, तो बेहतर ये होगा कि आप उस कार्य की जिम्मेदारियों को लेने के लिए या उस कार्य के लाभ को लेने के लिए स्वयं को पहले से तैयार रखें। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को व्यर्थ न गवाइए। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं खास।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकारने से पहले उसके विषय में सभी सूचनाएं आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। आज के दिन भाग्य का समर्थन आपको पूरा मिल रहा है, इसलिए आप जो भी काम बहुत दिनों से सोच रहे थे, करना चाहते थे और उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे, आज सबसे पहले उन कार्यों को, उन अधूरे अपूर्ण कार्यों को पूरा करें तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। और अब बारी है धनु राशि के जातकों के लिए जानने की कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आपको चिंता बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो चिंता को आप भूल जाइए और खुश होकर के काम करें, खुश रहने का प्रयास करें तो आपको लाभ मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ओम पाफारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। और अब बारी है जानने की कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपका मित्रता का संबंध, मित्रवत संबंध किसी गहरे संबंध में, गहरे रिश्ते में बदल सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं पीछे हटना चाहिए। आज आप फल की चिंता किए बगैर यदि कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम परस्मै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अचानक कोई समस्या, कोई परेशानी बहुत जटिल, बहुत बड़ी लगने लगेगी। आज का दिन किसी भी व्यक्ति किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति पर आप यूं ही विश्वास न कर लें। आज आपको दूसरों की बातों को, दूसरों के सुझावों को सुनने का भी प्रयास करना चाहिए और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आप यदि अमल में लाते हैं, लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आपका फायदा छुपा हुआ है। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलिए, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या ला रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अक्सर कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक हालातों को जन्म दे देता है, तो ऐसे बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में पड़ने से बचना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आज आ सकता है। आज बेकार में कोई जोखिम, कोई रिस्क न उठाएं, अन्यथा किसी बहुत बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। और अब बारी है आज के महाउपाय की, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे बांस की खूबियों के बारे में। जी बिल्कुल, बांस के बहुत सारे प्रयोग आपने देखे होंगे। बांस के बने हुए तमाम सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, अपने घर गृहस्थी की चीज़ों में, आवश्यकताओं में लेते हैं। लेकिन आज मैं बांस की जो खूबियां आपको बताने जा रहा हूं, इनको जान करके आप आश्चर्यचकित रहेंगे। और बांस से जुड़ा हुआ जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक मान्यता है, हो सकता है कि आपको अभी तक ये जानकारी ना हो। तो आज आप जब ये जानकारी करें और उसके बाद फिर आपका जो नज़रिया है बांस को देखने का या उसको अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लेने का, उसके प्रति आपका बहुत बड़ा रुख जो है बदल सकता है। अगर आपके लाख प्रयास के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल रही है और व्यापार में, व्यवसाय में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने घर में बांस का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बांस के पौधे में आखिर ऐसी क्या खूबी है जो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है, तो मैं आपको इन सभी खूबियों से आज परिचित कराता हूं। हमारी हिंदू सनातन परंपरा में बांस को वंश वृद्धि का कारक मानते हैं और दीर्घायु देने वाला मानते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए लंबी उम्र का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक और कारक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी रोगी व्यक्ति होता है, अक्सर उसके कमरे में लोग एक प्रतीकात्मक जो है बांस का छोटा सा पौधा ला करके रख देते हैं। आजकल फेंग शुई ने, यानी जो चाइनीज मान्यता है, चीनी परंपरा है, उसमें भी बांस का महत्व उसी तरीके से है जैसा हमारे धर्म में है, तो उन्होंने उसको प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। छोटे छोटे बांस के पौधे मिलते हैं,
खासतौर पर जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती हो, जिसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता हो, उस रोगी और बीमार व्यक्ति के कमरे में यदि दक्षिण पश्चिम के कोने में इस बांस को रख दिया जाए, इस बांस के छोटे से पौधे को, प्रतीक को रख दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, आप लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अपनी नौकरी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या व्यापार में बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा, तो जो भी मालिक है उसको अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में बांस के छोटे से पौधे को, छोटे से प्रतीक को, चिन्ह को रखना चाहिए। इससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता आती है, क्योंकि बांस के बारे में कहा जाता है कि बांस का जो एक पौधा होता है, एक जिसको बांस की कोठी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसकी आयु 400 से 500 वर्ष होती है। यानी एक जो बांस का परिवार होता है वो 500 वर्ष तक जीता है, इसलिए इसे दीर्घायु और लंबी उम्र का एक कारक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। बांस संसार का एकमात्र एक ऐसा पौधा है जो किसी भी वातावरण में तेजी से उन्नति करता है। अपने इसी गुण के कारण इसे उन्नति का प्रतीक और समृद्धि देने वाला पौधा भी माना गया है। चाइनीज मान्यता में, जिसे हम फेंगशुई कहते हैं, फेंगशुई में बांस के पौधे को दिव्य पौधा कहा जाता है। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बांस का पौधा जहां होता है वहां बुरी आत्माएं नहीं आती, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है उस परिवार को परेशान नहीं करती। आपने बांस के तो ये कुछ जो एक मैंने आपको वास्तु से जुड़े या धार्मिक प्रयोग बताए वो आपने सुने होंगे। अब मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हमारी सनातन परंपरा में, हिंदू मान्यता में जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वह शादी हो, जनेऊ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या मुंडन का संस्कार हो, आपने देखा होगा कि आंगन में मंडप बनाया जाता है। हर व्यक्ति के घर में जिसके यहाँ मांगलिक आयोजन होता है, आंगन में मंडप बनाया जाता है और उस मंडप में बांस की पूजा अवश्य होती है। बांस की एक डली जो है, जिसको कैन कहते हैं, बांस की एक छोटी सी टहनी को ला करके वहाँ मंडप में अवश्य लगाते हैं, उसको रखते हैं और उनको उस मंडप में पूजने का भी यही कारण है कि हर चीज़ जो है वह शुभ और मंगल होती रहे हमारे परिवार में। बांस की जो है इसको एक प्रतीक के तौर पे पूजा जाता है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखा करते थे। इसका कारण भी संभवतः यही था कि उन पर हमेशा असुरी शक्तियों का भय बना रहता था। असुरी शक्तियों को कमजोर करने एवं उन पर विजय पाने में बांसुरी द्वारा उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मदद करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा सहायक होती थी उन ऊर्जा से, उस अशुभ ऊर्जा से बचाने में। वास्तु एवं फेंगशुई के अनुसार घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर के मुख्य द्वार पर बांस की बनी हुई 2 बांसुरी लटका देनी चाहिए। ये उपाय, ये प्रयोग हम लोग अक्सर बीन के दोष को दूर करने के लिए करते हैं। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके हिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी का स्वरूप आपने देखा होगा। आजकल विंड चाइम्स जो चाइना में लगाते हैं, हमारे यहाँ बांस की बनी हुई उसका प्रयोग किया जाता था, बांसुरी का प्रयोग करते थे वास्तु दोष को दूर करने के लिए। तो इससे जो शुभ ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में घुसने नहीं देती, और अगर वहाँ पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है। बेडरूम में बेड के ऊपर बीम का होना वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव एवं दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए भी इसका सबसे आसान तरीका यही है कि 2 बांसुरी, बांस की बनी हुई बांसुरी लेकर के उसे बीम के दोनों तरफ लाल फीते से बांध दिया जाए। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बांसुरी का मुंह बेड की ओर रहे। बांस की बांसुरी या पौधा ड्राइंग रूम में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, मन में आशा का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है और आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल जो है वह बढ़ता है। बांस के इन्हीं दिव्य गुणों के कारण बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता। आपने देखा होगा हमारी हिंदू मान्यता में बांस को जलाना बहुत अशुभ मानते हैं। अब इस समय ठंड का समय चल रहा है, आप अगर हाथ तापते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें बांस ना हो, क्योंकि बांस को जलाना स्वयं अपने वंश का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। तो बांस को जलाना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता मिलती है कि जो अगरबत्तियां हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में जो तिनका प्रयोग होता है वो बांस का होता है, इस कारण से अगरबत्तियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, धूप का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अगरबत्ती तो जलती ही है, उसके साथ साथ बांस भी जलता है जो अशुभ माना जाता है। इस वजह से धूप का प्रयोग ज़्यादातर करना ये वैदिक आधार पर भी हमेशा शुभ माना गया है। और आज आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।
खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।